संज्ञा। वादा रहा अगले कुछ मिनटों में संज्ञा को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना? व्याकरण के नियम हमें थोड़ा उलझा देते हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसे मिलकर इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संज्ञा के बिल्कुल बेसिक सबसे सरल आइडिया को पकड़ते हैं ताकि हमारी नींव एकदम पक्की हो जाए। तो किताबी परिभाषा ये कहती है कि कोई भी शब्द जो किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी एहसास का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। बस इन 4 चीजों पर ध्यान देना है: व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव। और अब देखिए, ये है वो मास्टर की, वो चाबी जिससे संज्ञा का पूरा ताला खुल जाएगा। बस ये एक लाइन याद रखनी है, नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा है। मतलब अगर कोई शब्द किसी भी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है। बस इतना ही आसान है ये। और इसी एक मास्टर की से हम संज्ञा के 5 अलग अलग दरवाजे खोलने वाले हैं। जी हाँ, अब हम संज्ञा के 5 मुख्य प्रकारों को समझने जा रहे हैं। ये हैं वो 5 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आखिर में भाववाचक। चलिए अब एक एक करके इन सब से मिलते हैं। सबसे पहले हम 2 ऐसे प्रकारों को आमने सामने रखते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक जो किसी खास नाम के बारे में है और दूसरा जो एक जनरल यानी सामान्य नाम के बारे में है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये किसी एक खास स्पेसिफिक व्यक्ति, जगह या चीज का नाम है। जैसे कि राम मतलब कोई भी लड़का नहीं बल्कि एक खास लड़का। दिल्ली मतलब कोई भी शहर नहीं, एक खास शहर। या गंगा जो एक खास नदी का नाम है। तो ट्रिक क्या हुई? बहुत सिंपल। अगर कोई नाम यूनिक है, मतलब किसी एक का ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। ये व्यक्तिवाचक का ठीक उल्टा है। ये किसी एक का नहीं बल्कि पूरी जाति या एक जैसे समूह का नाम होता है। जैसे लड़का, अब ये तो कोई भी लड़का हो सकता है ना? या शहर मतलब दुनिया का कोई भी शहर। या नदी मतलब कोई भी नदी। और इसे पहचानने की ट्रिक भी उतनी ही सीधी है। अगर नाम सामान्य है, जनरल है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है, बस। और यहाँ देखिए, इस स्लाइड पर दोनों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है राम जो व्यक्तिवाचक है और दूसरी तरफ है लड़का जो जातिवाचक है। दिल्ली व्यक्तिवाचक तो शहर जातिवाचक। ये तुलना देखने के बाद तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। चलिए, पहले 2 प्रकार तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 प्रकारों को देखते हैं जो हमें पदार्थ, समूह और हमारे भावों के नामों के बारे में बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ये किसी भी पदार्थ, किसी भी मटेरियल या सामग्री का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे सोना, पानी या लकड़ी। और इसे पहचानने की ट्रिक तो बहुत ही फिजिकल है। अगर ये कोई ऐसा पदार्थ है जिसे हम छू सकते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सिंपल। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम में ही है, समूह ये एक ग्रुप या झुंड का नाम होता है। मिसाल के तौर पर सेना जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, या फिर भीड़ जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है, बस ये इंग्लिश वर्ड याद रखिए। ग्रुप का मतलब समूहवाचक। और अब आते हैं 5वें और आखिरी प्रकार पर, भाववाचक संज्ञा। ये किसी भाव, किसी गुण या अवस्था का नाम है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, जैसे प्यार, दुख या फिर ईमानदारी। ये सब महसूस करने वाली चीजें हैं। तो इसे पहचानने का तरीका क्या है? जिस चीज को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वही भाववाचक संज्ञा है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग सीखा है उसे एक साथ लाने का टाइम आ गया है। पेश है एक फाइनल, एक सुपर ट्रिक जो किसी भी संज्ञा को पहचानने में मदद करेगी। जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए। किसी भी शब्द को पहचानने के लिए बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये एक नाम है? अगर जवाब हाँ है तो ये पक्का संज्ञा है। अब दूसरा सवाल, क्या इसे देख या छू सकते हैं? अगर हाँ तो ये कोई वस्तु या द्रव्य है, और अगर नहीं तो तीसरा सवाल, क्या इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये भाववाचक संज्ञा है। देखा कितना लॉजिकल और आसान है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब समय है इस नए ज्ञान को आजमाने का।
चलिए एक छोटी सी मजेदार सी चुनौती लेते हैं। तैयार हैं? स्क्रीन पर 3 शब्द हैं, खुशी, सेना और पानी। जरा सोचिए ये कौन सी संज्ञाएं हैं। थोड़ा टाइम लीजिए। सोच लिया? चलिए देखते हैं। खुशी को हम महसूस करते हैं, तो ये हुए भाववाचक। सेना एक ग्रुप है, तो ये हुई समूहवाचक। और पानी एक पदार्थ है, तो ये हुई द्रव्यवाचक। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया होगा। आज के बाद आप सर्वनाम को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राम स्कूल जाता है और राम रोज पढ़ाई करता है। तो इसमें देखिए कि राम की जगह सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि वह रोज पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे वह राम की जगह आ गया है, तो यही सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब इनको एक एक को समझ लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाले, सुनने वाले और तीसरे व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे बोलने वाला मैं या हम, सुनने वाला तुम या आप, और तीसरा जो व्यक्ति होता है वह या यह। ये क्रमशः उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष कहलाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह वह ये शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है, जिसमें किसी की निश्चित जानकारी नहीं होती है, मतलब अनिश्चित जानकारी होती है। इसमें कोई कुछ ऐसे शब्द आते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ता है, संबंध बताता है। इसमें जो, सो, जिसका, जिसे ये शब्द आते हैं। पांचवा है पर्सनवाचक सर्वनाम, जो पर्सन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रमुख जो शब्द होते हैं कौन, क्या, किसने, ये आते हैं। छठा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें निजता का भाव होता है, अपना और स्वयं, ये इसमें शब्द आते हैं। याद रखने की आसान ट्रिक है मैं, तू, वह पुरुषवाचक में, यह, वह निश्चयवाचक में, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक में, कौन, क्या पर्सनवाचक में। इस प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम पहचानना है, वह स्कूल जाता है। इसमें कोई आया है, इसमें कोई कौन सा सर्वनाम है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम जानेंगे कि विशेषण है क्या, फिर उसे पहचानने का एक जबरदस्त शॉर्टकट सीखेंगे, इसके कुछ जरूरी टाइप्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक छोटा सा सवाल होगा जिससे सब कुछ पक्का हो जाएगा। तो जैसा कि तय हुआ, हमारा पहला पड़ाव है इसका परिचय। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये विशेषण होता क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। विशेषण मतलब वो शब्द जो किसी संज्ञा यानी किसी इंसान, जगह या चीज या फिर सर्वनाम की कोई खासियत बताए। मतलब वो शब्द जो हमें बताए कि कोई चीज कैसी है या कितनी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, राम अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा शब्द हमें राम के बारे में कुछ खास बता रहा है ना? वैसे ही दूसरे वाक्य में लाल शब्द हमें फूल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ अच्छा और लाल ये दोनों ही विशेषण हैं। सिंपल।
और अब वो चीज जिसका हम सबको इंतजार था, एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसा सीक्रेट जिससे किसी भी वाक्य में विशेषण को ढूंढना एकदम आसान हो जाएगा। बस ये 3 सवाल याद रखने हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पर ये सवाल लगाकर देखिए, कैसा, कितना या फिर कौन सा। और बस इन सवालों का जो भी जवाब मिलेगा ना, समझ जाइए वही शब्द उस वाक्य का विशेषण है। जी हाँ, इतना ही आसान है। यही है हमारी वो मास्टर की। अच्छा, अब जब हमारे पास ये मास्टर की आ ही गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये विशेषण के अलग अलग दरवाजे कैसे खोलती है। शुरू करते हैं कुछ सबसे कॉमन प्रकारों से। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसा नाम वैसा काम। ये किसी चीज के गुण, दोष, उसका रंग रूप या आकार के बारे में बताता है। ये हमारे पहले वाले सवाल कैसा है का सीधा सीधा जवाब होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, अगर हम सवाल पूछें सीता कैसी लड़की है, जवाब क्या मिलता है? सुंदर। तो सुंदर शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। ये भी बहुत आसान है। ये किसी चीज की गिनती या संख्या बताता है, और ये हमारे कितने वाले सवाल का जवाब देता है। मान लीजिए एक वाक्य है, मेरे पास 2 किताबें हैं। अब सवाल पूछते हैं कितनी किताबें हैं? जवाब बिल्कुल साफ है, 2। तो यहाँ पर 2 एक संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। देखें, ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, है ना? जैसे दूध, पानी या चीनी, हम उन्हें मापते या तौलते हैं। ये भी हमारे कितना सवाल का ही जवाब देता है। अगर कोई कहता है मुझे थोड़ा पानी दो, तो पानी को गिना तो नहीं जा सकता। तो सवाल क्या होगा? कितना पानी? और जवाब है थोड़ा। तो ये थोड़ा शब्द यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत अच्छे। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए 2 और बहुत ही दिलचस्प तरह के विशेषणों से मिलते हैं। ये वो है जो दूसरे शब्दों से ही बन जाते हैं। अच्छा, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। होता क्या है कि जब कोई सर्वनाम जैसे कि यह या वह किसी संज्ञा के ठीक पहले आ जाता है और उसकी तरफ इशारा करता है, तो वो सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहता, वो विशेषण बन जाता है, और इसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये अंतर एकदम साफ दिखेगा। लेफ्ट साइड में देखिए, यह अच्छा है, यहाँ यह एक सर्वनाम है, लेकिन राइट साइड में यह लड़का अच्छा है में यह शब्द लड़का संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ ये एक विशेषण है। यही चीज वह किताब मेरी है वाले उदाहरण पर भी लागू होती है। और हमारा आज का आखिरी प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये वो विशेषण हैं जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, मतलब किसी खास व्यक्ति, जगह या चीज के नाम से। जैसे भारत एक देश का नाम है, उससे विशेषण बन गया भारतीय। जयपुर एक शहर का नाम है, उससे बना जयपुरी। तो जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति महान है, तो यहाँ भारतीय शब्द संस्कृति की विशेषता बता रहा है। इसी तरह जयपुरी कंबल में जयपुरी शब्द उस कंबल की खासियत है। वाह, काफी कुछ देख लिया हमने। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहराते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी, और फिर एक छोटी सी चुनौती भी है। तो संक्षेप में 3 बातें हैं। पहली, विशेषण का काम है विशेषता बताना। दूसरी, इसे पहचानने की मास्टर की है 3 सवाल, कैसा, कितना और कौन सा। और तीसरी, हमने इसके कई जरूरी प्रकार देखे, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक से लेकर व्यक्तिवाचक तक। और अब आखिरी पड़ाव, ये वाक्य है, जयपुरी कंबल बहुत प्रसिद्ध है। इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? जरा सोचिए, अभी अभी तो हमने इस पर बात की थी। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। बहुत बढ़िया। कई लोगों को क्रिया विशेषण को पहचानना या समझना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खासकर जिस तरीके से इसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये पक्का है। तो ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्रिया विशेषण होता क्या है, इसका काम क्या है। अच्छा, किताबों में इसकी परिभाषा कुछ ऐसी होती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो शब्द है जो बताता है कि कोई काम यानी कि कोई वर्ब कैसे हो रहा है। पर 1 मिनट के लिए परिभाषा को भूल जाइए,
इसे समझने का सबसे सबसे आसान तरीका ये है, कोई भी शब्द जो इन 4 सवालों का जवाब दे, क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है या फिर कितनी हो रही है, बस वही क्रिया विशेषण है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है। चलिए इसको कुछ उदाहरणों में देखते हैं। जैसे वाक्य है, राम तेजी से दौड़ता है। इसमें क्रिया है दौड़ना। अब सवाल पूछिए, राम कैसे दौड़ता है? जवाब मिला तेजी से। अच्छा, एक और देखते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। और ये वाला, सीता आज स्कूल जाएगी। वो स्कूल कब जाएगी? आज। देखा, एकदम सिंपल है। अब जब हमें ये बेसिक बात समझ में आ गई है तो चलिए इसके 4 प्रकारों को भी देख लेते हैं। इनको हम 2-2 के ग्रुप में समझेंगे। तो पहले 2 हैं कालवाचक यानी जो समय बताए, और स्थानवाचक जो जगह बताए। देखिए ये कितना सीधा साधा है। कालवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया के होने का समय बताता है, जैसे आज, कल, अभी। और स्थानवाचक क्रिया के होने की जगह के बारे में बताता है, जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर। जैसे इस वाक्य को देखिए, मैं आज पढ़ाई करूंगा। बस सवाल पूछिए, पढ़ाई कब होगी? जवाब मिला आज। तो क्योंकि ये कब का जवाब दे रहा है, ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अब एक स्थानवाचक का उदाहरण देखते हैं। वह यहाँ बैठा है। सवाल क्या होगा? वह कहाँ बैठा है? और जवाब है यहाँ। ये शब्द जगह बता रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी दूसरी जोड़ी पर, रीतिवाचक जो काम करने का तरीका बताता है, और परिमाणवाचक जो काम की मात्रा यानी क्वांटिटी बताता है। यहाँ भी लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। रीतिवाचक हमारे कैसे वाले सवाल का जवाब देता है, मतलब क्रिया किस तरीके से हो रही है, जैसे धीरे, जल्दी, अच्छे से। और परिमाणवाचक कितना वाले सवाल का जवाब देता है, क्रिया की मात्रा कितनी है, जैसे बहुत, कम या ज्यादा। उदाहरण के लिए ये वाक्य है, वह धीरे बोलता है। सवाल पूछिए, वह कैसे बोलता है? जवाब है धीरे। ये काम करने का तरीका बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक है। और परिमाणवाचक का उदाहरण देखिए, वह बहुत खाता है। सवाल होगा, वह कितना खाता है? जवाब मिला बहुत। ये क्रिया की मात्रा बता रहा है, सिंपल। तो अब तक हमने परिभाषा, उसके उदाहरण और 4 प्रकार भी देख लिए। लेकिन अब बारी है उस एक मास्टर ट्रिक की जो इन सबको एक साथ जोड़ देगी। इसके बाद क्रिया विशेषण पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। तो वो कौन सी जादुई ट्रिक है जिससे किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण को तुरंत मतलब सेकंडों में पहचाना जा सकता है? ये रहे वो 4 जादुई शब्द। कैसे, कब, कहाँ और कितना। बस क्रिया से ये 4 सवाल पूछने हैं। वाक्य में जो भी शब्द इनमें से किसी एक का भी जवाब दे रहा हो, समझ जाइए वही क्रिया विशेषण है। यही इसकी मास्टर की है। चलिए इस ट्रिक को फटाफट आजमा कर भी देख लेते हैं। वाक्य है, रवि जल्दी घर गया। यहाँ क्रिया है गया। अब वो 4 जादुई सवाल पूछिए और ढूंढिए कि क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। तो सही जवाब है जल्दी। और क्यों? क्योंकि जब हम क्रिया गया से सवाल पूछते हैं, रवि कैसे घर गया, तो जवाब मिलता है जल्दी। और क्योंकि ये कैसे का जवाब है, तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। देखा कितना आसान था। तो बस ये याद रखिए कि क्रिया विशेषण सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है। ये वो शब्द हैं जो हमारे वाक्यों में जान डालते हैं, उन्हें और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और मजेदार बनाते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ें या लिखें तो इन छोटे छोटे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्रिया को कितना खूबसूरत बना देते हैं। जरा सोचिए, हिंदी में कुछ ऐसे कमाल के शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन या कारक का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। लड़का हो या लड़की, एक हो या अनेक, वाक्यों का रूप कुछ भी हो, ये शब्द हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। है ना ये मजेदार बात? और इस सवाल का जवाब है अव्यय। जी हाँ, इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। ये वो शब्द हैं जो व्याकरण के किसी भी नियम में बंधे नहीं हैं और हमेशा अपने असली रूप में ही रहते हैं। बस यही आज का सबसे जरूरी नियम है जिसे याद रखना है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक वाक्य में बाकी सारे शब्द अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं,
तो अव्यय एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। ये वाक्य के वो पक्के खिलाड़ी हैं जो हमेशा एक जैसे रहकर स्थिरता बनाए रखते हैं। तो ये जो शक्तिशाली और स्थिर शब्द हैं, ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। आइए एक एक करके इन चारों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये वाक्यों में क्या जादू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 प्रकारों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये हिंदी भाषा को कैसे और भी मजेदार बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकार से शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्रिया यानी कि एक्शन की विशेषता बताते हैं। अच्छा, तो क्रिया विशेषण का काम ये बताना है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितना हो रहा है। ये क्रिया को और ज्यादा डिटेल देते हैं, उसे और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। वह तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है? जवाब है तेज। अब अगर हम कहें वह तेज दौड़ती है या वे तेज दौड़ते हैं, तो भी तेज शब्द बिल्कुल नहीं बदलेगा। यही तो है अव्यय की खासियत। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जो शब्दों के बीच रिश्ते बनाने का काम करता है। इन्हें हम वाक्यों का कनेक्टर भी कह सकते हैं। इनका मुख्य काम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाना है। ये एक पुल की तरह काम करते हैं जो 2 हिस्सों को जोड़ता है। जैसे इस वाक्य में किताब के ऊपर रखी है। यहाँ के ऊपर शब्द किताब और रखी है के बीच का संबंध बता रहा है। ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। और देखिए, यह शब्द भी कभी नहीं बदलता। अब बारी है हमारे तीसरे प्रकार की, समुच्चय बोधक। ये अव्यय वाक्य में गोंद की तरह काम करते हैं, जो शब्दों और वाक्यों को आपस में चिपका देते हैं। इनका काम बहुत ही आसान है, बस जोड़ना। चाहे 2 शब्द हों या 2 अलग-अलग वाक्य, ये उन्हें एक साथ लाकर एक नया मतलब देते हैं। ये देखिए, सबसे आम उदाहरण राम और श्याम आए। यहाँ और शब्द राम और श्याम को जोड़ रहा है। इसी तरह लेकिन, परंतु, या ये सभी शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले बहुत ही जरूरी अव्यय हैं। और अब आते हैं आखिरी प्रकार पर, जो पूरी तरह से हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए बना है। यह हमारे मन के भावों की सीधी आवाज है। जब हम बहुत खुश, दुखी या हैरान होते हैं, तो जो शब्द हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाते हैं, वही विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे कि वाह क्या बात है। यहाँ पर वाह शब्द खुशी और तारीफ की भावना दिखा रहा है। इसी तरह अरे, हाय, शाबाश, ये सभी इसी ग्रुप में आते हैं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये रहे चारों प्रकार और उनके काम। क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में बताता है। संबंध बोधक रिश्ते बनाता है। समुच्चय बोधक जोड़ता है। और विस्मयादि बोधक भावनाएं दिखाता है ना एकदम आसान? सब कुछ याद रखने के बाद अगर एक बात है जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, तो वो ये है, अव्यय का मतलब ही है अव्यय, मतलब जिसमें कोई बदलाव या खर्च न हो। ये शब्द हमेशा हमेशा स्थिर रहते हैं। तो अगले बार जब कोई कुछ पढ़े या लिखे, तो इन छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों पर ध्यान जरूर देना। कोशिश करें कि इन चारों तरह के अव्यय को पहचाना जा सके। इससे हिंदी भाषा पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी। कभी सोचा है कि हिंदी में कैसे कुछ शब्द आपस में जुड़कर एकदम नए शब्द बन जाते हैं? आज हम इसी मजेदार रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे शब्दों के जुड़ने की इस कला को, जिसे कहते हैं संधि। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग शब्द मिलते हैं, एक हो जाते हैं और एक नया मतलब बना लेते हैं। ये किसी जादू की तरह लगता है ना? चलिए आज इस जादू के पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो देखिए, संधि का सीधा सा मतलब होता है मेल या जोड़। पर यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ अक्षरों को साथ रख देना नहीं है। जब 2 अक्षर पास आते हैं और मिलते हैं, तो उनकी आवाज में, उनके साउंड में एक बदलाव आता है, और बस इसी बदलाव को संधि कहते हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण से इसे समझते हैं। यहां देखिए, राम शब्द का आखिरी साउंड है अ और आयन का पहला साउंड है आ। जब ये दोनों मिले तो बन गया आ, इसीलिए राम और आयन मिलकर बने रामायण। देखा साउंड कैसे बदल गया?
बस यही तो है संधि का कमाल। तो अब जब इसकी बेसिक बात समझ आ गई है तो ये भी देख लेते हैं कि ये शब्द जोड़ने का काम कितने तरीकों से होता है। असल में संधि के 3 मेन टाइप्स होते हैं। इन्हें आप शब्द बनाने के 3 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स भी समझ सकते हैं। और ये हैं वो 3 प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हम एक एक करके इन तीनों को ही समझने वाले हैं। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन टाइप से, यानी स्वर संधि। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यहां सारा का सारा खेल स्वरों का है, मतलब वाउल्स का। इसका नियम बड़ा ही सीधा है। जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर एक स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी एक स्वर हो, तो उनके मिलने से जो भी बदलाव आता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। सिंपल। आइए इन उदाहरणों पर नजर डालते हैं। राम के म में अ का स्वर है और अवतार का पहला अक्षर भी अ स्वर है। ये दोनों अ मिलकर आ बन गए और शब्द बना रामावतार। ठीक वैसे ही विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ ही रहते हैं और शब्द बनता है विद्यालय। चलिए अब अपने दूसरे ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर हीरो हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। तो यहां नियम थोड़ा सा बदल जाता है। जब एक व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो या फिर किसी दूसरे व्यंजन से हो और उसके कारण कोई बदलाव आए, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ये उदाहरण देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। सत का त्व जो एक व्यंजन है, जब जन के ज व्यंजन से मिलता है तो त्व भी ज में बदल जाता है और शब्द बनता है सज्जन। इसी तरह तथ और त्व मिलकर तत्व बनाते हैं। यहां व्यंजनों का रूप बदल रहा है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी प्रकार की, विसर्ग संधि। ये थोड़ा अलग और स्पेशल है क्योंकि इसमें एक खास निशान यानी विसर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नियम ये है कि जब विसर्ग यानी वो जो 2 बिंदियां होती हैं, है ना, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो इस मेल से जो भी बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, दोह के विसर्ग का मेल जब ख से होता है तो शब्द बनता है दुख। इसी तरह निह और शुल्क जब जुड़ते हैं तो निःशुल्क बन जाते हैं। यहां विसर्ग बदलकर श बन गया है। यही है विसर्ग का असर। बहुत बढ़िया, तो हमने तीनों प्रकार समझ लिए हैं। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सारी बातें एकदम पक्की हो जाएं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? संधि का मतलब है अक्षरों का ऐसा मेल जिससे उनकी आवाज में बदलाव आए। और इसके 3 प्रकार हैं: स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, व्यंजन संधि यानी व्यंजनों का मेल, और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का रोल होता है। चलिए एक एक करके फिर से देखते हैं। स्वर संधि के लिए हमारा की एग्जाम्पल था विद्या प्लस आलय, जिससे बना विद्यालय। यहां 2 आ स्वर मिले। फिर है व्यंजन संधि। इसका क्लासिक उदाहरण है सत प्लस जन, जिससे बना सज्जन। याद है ना कैसे त व्यंजन जो में बदल गया। और आखिर में विसर्ग संधि का दमदार उदाहरण निह प्लस शुल्क, जिससे बना निःशुल्क। यहां विसर्ग ने एक नया व्यंजन श बना दिया। तो अब जब संधि का ये राज खुल चुका है तो एक छोटी सी चुनौती है। अगली बार जब कुछ पढ़ें या किसी से बात करें तो क्या उन शब्दों में छिपी संधि को पहचान सकते हैं? ये भाषा का खेल हमारे चारों ओर चल रहा है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम स्वर संधि को इतने सरल तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स छू मंतर हो जाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? आखिर ये स्वर संधि है क्या चीज? ये बहुत ही आसान है। आसान भाषा में समझें तो जब 2 स्वर यानी वावल्स एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने से कोई बदलाव आता है, बस उसी को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम का आखिरी अ और अवतार का पहला अ दोनों मिले तो बन गया आ और शब्द बना रामावतार। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हमें मूल बात समझ आ गई है तो चलिए इसके प्रकारों को जानते हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। घबराइए नहीं, हम एक एक करके सबको बहुत आराम से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। दीर्घ यानी बड़ा या लंबा। इसका नियम बहुत ही सीधा है।
जब दो एक जैसे छोटे स्वर मिलते हैं, जैसे अ और अ, तो वे एक बड़ा यानी दीर्घ स्वर बन जाते हैं आ। यही चीज ई और ई के साथ होती है, जो मिलकर ई बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, राम प्लस अयन बन गया रामायण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पर, गुण संधि। यहां पर स्वरों के गुण यानी उनकी विशेषता में एक मजेदार बदलाव आता है। तो यहां क्या होता है, जब अ मिलता है ई से तो एक नया स्वर ए बन जाता है। जैसे देव और इंद्र मिलकर बन गए देवेंद्र, और जब अ मिलता है ऊ से तो बनता है ओ। इसका उदाहरण है नर और उन्नति से बना नरोन्नति। हमारा तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ग्रोथ या बढ़ना। तो ये संधि पिछले नियम को एक कदम और आगे ले जाती है। यहां स्वर और भी पावरफुल हो जाते हैं। इसमें देखिए, जब अ मिलता है ए से तो वो बन जाता है ए, और अ जब ओ से मिलता है तो बन जाता है औ। देखा, और भी मजबूत हो गए। एक प्लस एक हुआ ऐक्य, और महा प्लस औषधि हुआ महौषधि। बेहतरीन उदाहरण है ये। अब आते हैं चौथे प्रकार पर, यण संधि। ये थोड़ा अलग है और काफी दिलचस्प भी, क्योंकि यहां एक स्वर एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट में बदल जाता है। यण संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है। यहां ई बन जाता है य, ऊ बन जाता है व, और री बन जाता है र। उदाहरण देखें तो गुरु प्लस आशीष में ऊ स्वर व बन गया और शब्द बना गुरुआशीष। और अब हम आ गए हैं स्वर संधि के पांचवें और आखिरी प्रकार पर, जिसका नाम है अयादि संधि। इसके नियम भी बहुत सीधे हैं। जब ए किसी दूसरे स्वर से मिलता है तो वो अय की ध्वनि बनाता है, और ओ मिलकर अव की ध्वनि बनाता है। देखिए, ने प्लस अन से बना नयन, सुन रहे हैं, अय की ध्वनि, और पो प्लस अन से बना पवन, यहां अव की ध्वनि है, बिल्कुल साफ। तो पांचों प्रकार हो गए, पर रुकिए, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसी ट्रिक जो ये सब याद रखने में सबसे ज्यादा मदद करेगी, महारत हासिल करने का शॉर्टकट। ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, 80%। अनुभव से पता चलता है कि ज्यादातर परीक्षाओं में लगभग 80% सवाल स्वर संधि के बस कुछ गिने चुने नियमों से ही आते हैं। और वो नियम हैं ये 4। ये गुण और वृद्धि संधि से आते हैं। अगर बस इन 4 फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लिया तो समझिए कि ज्यादातर सवालों को हल करने की पूरी तैयारी हो गई। ये है सफलता की कुंजी। तो अब जब नियम भी सीख लिए और ट्रिक भी पता चल गई, तो क्यों ना अपने ज्ञान को परखा जाए। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सवाल, देव प्लस आलय। सोचिए सोचिए, अ और आ मिलकर क्या बनेंगे। एक हिंट देता हूं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दूसरा सवाल, नर प्लस इंद्र। ये तो सीधे सीधे हमारी 80% वाली ट्रिक से है। अ और ई का मेल क्या नतीजा देगा। और अंतिम अभ्यास प्रश्न, महा प्लस औषधि। ये भी हमारी ट्रिक का एक अहम हिस्सा है। यहां आ और औ का मेल हो रहा है। क्या होगा इसका जवाब। तो आज हमने काफी कुछ सीखा, पर इस सब का सबसे बड़ा सबक क्या है। व्याकरण को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए। चलिए इस एक सोच के साथ इसे समाप्त करते हैं। व्याकरण को सिर्फ कठोर नियमों का एक समूह मत समझिए। ये भाषा की एक लय है, एक संगीत है, और संधि उसी संगीत का एक बहुत ही खूबसूरत सुर है, व्यंजन संधि। लेकिन आज हम इसे सबसे आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को इसके नियम याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, पर यकीन मानिए आज के बाद ये सब बदलने वाला है। तो सबसे पहले ये व्यंजन संधि है क्या। अरे बहुत सिंपल है। जब दो शब्द मिलते हैं और किसी व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट की वजह से आवाज में कोई बदलाव आता है, बस उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखिए, जगत का त और गुरु का ग मिला तो द बन गया और शब्द बना जगत गुरु। अब यहां से असली मजा शुरू होता है। आपको कोई ढेरों नियम याद नहीं करने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर व्यंजन संधि के सवाल सिर्फ एक अक्षर म के खेल को समझने से ही हल हो जाते हैं। जी हां, यही हमारी मास्टर की है। चलिए पहला पैटर्न देखते हैं। अगर म के बाद क वर्ग का कोई भी अक्षर आता है, जैसे क ख ग घ, तो म पता है क्या बनता है। बस एक बिंदी, जिसे अनुस्वार कहते हैं। देखिए कितना आसान है।
सम और कर को मिलाया तो बन गया संकर। और देखिए वही पैटर्न फिर से आ गया। अगर म के बाद च वर्ग के अक्षर आते हैं, मतलब च, छ, ज, झ, तब भी म सिर्फ अनुस्वार में ही बदलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम प्लस चय बन जाता है संचय। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? और ये देखिए त वर्ग के साथ भी बिल्कुल वही होता है। म के बाद त, थ, द, ध या न आए तब भी म अनुस्वार ही बन जाता है। सम और दान मिलकर बन गए संदान, मतलब नियम बार बार वही रह रहा है। और कहानी अभी भी वही है। य, र, ल, व जैसे अक्षरों के साथ भी म का वही हाल होता है, वो अनुस्वार में बदल जाता है। और इसका सबसे कॉमन उदाहरण है सम प्लस योग, जो बनता है संयोग। और फाइनली स, श और श के साथ भी कोई नया नियम नहीं है। म फिर से अनुस्वार बन जाता है, जैसे सम प्लस सार से बना संसार। तो हमने क्या देखा? ज्यादातर मामलों में म बस एक बिंदी बन जाता है। कितना सिंपल है ये। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब म के बाद ह आता है तो म अनुस्वार नहीं बनता, बल्कि ये ह के ठीक पहले जुड़कर सा जैसी आवाज बनाता है। जैसे सम प्लस हार से बना शब्द संहार। बस ये एक छोटा सा बदलाव है। तो अब जब हमने ये मेन पैटर्न समझ लिया है, तो चलिए म से जुड़ा एक और स्पेशल नियम देखते हैं। ये थोड़ा अलग है, पर उतना ही आसान भी। जरा स्क्रीन पर देखिए, अगर सम के बाद मान आए तो क्या होगा? क्या ये हमारे पिछले नियमों के हिसाब से सम्मान बनेगा? क्या लगता है? सोचिए जरा। नहीं, और यही तो है वो खास नियम। जब म के बाद खुद म ही आ जाए तो म गायब नहीं होता, बल्कि दोनों जुड़कर मम बन जाते हैं, एक आधा म और एक पूरा म। इसीलिए सम प्लस मान बनता है सम्मान। तो बस इतना याद रखना है, म के बाद म तो हमेशा डबल म। चलिए म के अलावा दो और छोटे छोटे लेकिन जरूरी बदलावों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। पहला नियम त से जुड़ा है। जब त के बाद कुछ खास व्यंजन जैसे ज, द या ग आते हैं तो त खुद द में बदल जाता है। ये हमने शुरू में जगत प्लस गुरु वाले उदाहरण में देखा था। और दूसरा, कभी कभी न ण में बदल जाता है, या फिर दंत प्लस मंजन की तरह अनुस्वार बनकर दंत मंजन बना देता है। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए सीधी साधी एकदम काम की सुपर ट्रिक। ये सब कुछ याद रखने का सबसे तेज तरीका है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेली ट्रिक से व्यंजन संधि के 70% से ज्यादा सवाल हल हो जाएं? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। तो ये रही सम सुपर ट्रिक, जो एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। बस ये देखिए कि सम के बाद क्या आ रहा है। अगर क या ग है तो सन बनेगा, जैसे संकर। अगर म है तो सम्मा बनेगा, जैसे सम्मान। अगर स या श है तो फिर से सन बनेगा, जैसे संसार। और अगर ह है तो सह बनेगा, जैसे संहार। बस ये 4 बातें याद रख लीजिए। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस एक ट्रिक को याद रखने से परीक्षाओं में आने वाले लगभग 70 से 80% सवाल चुटकियों में हल हो जाते हैं। और यही तो बात है, ये दिखाता है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने से मुश्किल चीजें भी कितनी आसान हो जाती हैं। बस सम के इस खेल को समझिए और व्यंजन संधि पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। वाक्य का दिल क्या होता है? मतलब वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिना वाक्य बिल्कुल बेजान है? आज हम इसी की बात करेंगे, हिंदी की क्रिया यानी वर्ब की। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो जरा सोच कर देखिए, किसी भी वाक्य का सबसे जरूरी हिस्सा क्या हो सकता है? वो एक शब्द जिसके हटते ही पूरा मतलब ही बिखर जाए। असल में यही वो पार्ट है जो किसी भी सेंटेंस में जान डालता है। और जवाब है क्रिया, जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। क्रिया वो शब्द है जो किसी काम के होने, करने या फिर किसी की हालत या स्थिति के बारे में बताता है, जैसे पढ़ना, खाना या होना। सच कहें तो ये किसी भी वाक्य का इंजन है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या है, फिर देखेंगे कि कर्म और संरचना के आधार पर ये कितने तरह की होती है, कुछ और खास क्रियाओं को भी समझेंगे, और हाँ, आखिर में एक छोटी सी मजेदार चुनौती भी होगी।
क्रिया को समझने का जो पहला और सबसे कॉमन तरीका है वो है कर्म के आधार पर। मतलब ये देखते हैं कि क्रिया का अपने ऑब्जेक्ट यानी कर्म से क्या लेना देना है। देखिए, हिंदी क्रियाओं को मोटे तौर पर दो तरीकों से बांटा जाता है। एक कर्म के आधार पर और दूसरा उनकी बनावट यानी संरचना के आधार पर। हम अपनी बात शुरू करेंगे कर्म से। तो कर्म के बेसिस पर क्रिया के दो मेन टाइप्स हैं। पहली है अकर्मक क्रिया, जिसमें एक्शन का असर सीधे सब्जेक्ट पर ही रहता है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। और दूसरी है सकर्मक क्रिया, जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से गुजरकर ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। अब सवाल ये कि इन्हें पहचाने कैसे। एक बहुत सिंपल ट्रिक है, बस क्रिया से एक सवाल पूछिए, क्या या किसको। अगर कोई जवाब मिल जाए तो समझ जाइए कि वो सकर्मक क्रिया है, और अगर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। ये ट्रिक लगभग हमेशा काम आती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सकर्मक क्रिया के भी अपने दो प्रकार हैं। पहला एक कर्मक, जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक, एक ऑब्जेक्ट। और दूसरा है द्विकर्मक, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ देखिए, बच्चे को और दूध दोनों ही कर्म है। कर्म के आधार पर तो हमने क्रिया को समझ लिया। अब चलिए दूसरा एंगल देखते हैं कि क्रिया की अपनी बनावट यानी उसकी संरचना के आधार पर इसके कितने दिलचस्प रूप हो सकते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के कई रूप हैं, जैसे सामान्य क्रिया, बिल्कुल सिंपल। संयुक्त क्रिया, जहां दो क्रियाएं मिलकर एक हो जाती हैं। नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा या विशेषण जैसे शब्दों से बनती है। प्रेरणार्थक, जब काम किसी और से करवाया जाए। और पूर्वकालिक क्रिया, जो बताती है कि एक काम खत्म करके दूसरा शुरू हुआ। अब इस लिस्ट में से दो क्रियाएं, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, बहुत ही खास हैं और अक्सर इस्तेमाल होती हैं। ये वाक्य को एक अलग ही गहराई देती हैं। एक में कोई काम करवाता है और दूसरी में कामों का एक सीक्वेंस पता चलता है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या भला है? भाई, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रेरणा से जुड़ी है। इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि वो किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है या उससे काम करवाता है। इसके भी दो लेवल हैं। पहला, प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें सब्जेक्ट काम में डायरेक्ट शामिल होता है, जैसे माँ बच्चे को झुलाती है। और दूसरा, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें सब्जेक्ट किसी तीसरे इंसान से काम करवाता है, जैसे माँ आया से बच्चे को झुलवाती है। देखा आपने, झुलाती है से झुलवाती है होने पर पूरा मतलब ही बदल गया। अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया पर। देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब है समय से जुड़ा हुआ। तो ये वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया से ठीक पहले पूरी हो चुकी होती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, वर्ब के रूट फॉर्म के साथ कर लगा होता है। उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए, वह पढ़कर सो गया। यहाँ दो काम हुए, पढ़ना और सोना। सोने का काम बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले क्या काम पूरा हुआ? पढ़ने का। इसलिए पढ़कर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है ना सिंपल? तो थियोरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है ये देखने का कि जो हमने सीखा उसे हम असल में पहचान भी सकते हैं या नहीं। तो क्या आप एक छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हैं? सवाल स्क्रीन पर है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है? ऑप्शन है ए, किसान फसल काट रहा है, बी, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या फिर डी, मजदूर चाय पी रहे हैं। और सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्यों? चलिए अपनी वो क्या और किसको वाली ट्रिक लगाते हैं। पूछिए, पक्षी क्या उड़ रहे हैं या पक्षी किसको उड़ रहे हैं? कोई जवाब मिला? नहीं। यहाँ उड़ने का असर सीधा पक्षियों पर है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं। इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात, क्रिया ही वाक्य का एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग है। दूसरी, इसे समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं, और फिर देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। और सबसे जरूरी बात, क्रिया का सही टाइप पहचानना ही वाक्य का सही मतलब समझने की चाबी है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्रिया के इन अलग अलग भेदों को पहचानने की क्षमता हमारे लिखने और भाषा को समझने के तरीके को और बेहतर कैसे बना सकती है?
इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द इतने सटीक और सुनने में इतने सुंदर कैसे लगते हैं? अक्सर इसका राज छिपा होता है समास में। तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। कई लोगों को समास के नियमों और प्रकारों के जाल में उलझा हुआ महसूस होता है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं, ये एक आम मुश्किल है और आज हम इसे मिलकर पार करेंगे। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस चर्चा के अंत तक समास पानी की तरह साफ हो जाएगा। हम इसे इसकी जड़ से समझेंगे ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बस जाए। तो सीधे नियमों में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और समास के पीछे के क्यों को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये हमारी भाषा को और ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर बनाने की एक कला है। तो सबसे जरूरी बात, समास का मतलब ही है संक्षेप, मतलब कई शब्दों को एक असरदार शब्द में बदल देना। सोचिए, ये भाषा की एक तरह की जिप फाइल है। अब यहाँ इसका असली जादू देखिए। राजा का पुत्र कहने की बजाय हम सिर्फ कहते हैं राजपुत्र, मतलब वही लेकिन शब्द कम। यही तो समास की खूबसूरती है। ठीक है, अब जब हम इसका मूल आइडिया समझ गए हैं, तो क्या समास के 6 मुख्य स्तंभों से मिलने के लिए तैयार हैं? हर एक की अपनी एक अनोखी शक्ति है। चलिए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव। इसका राज पता है, इसके नाम में ही है। इसका पहला हिस्सा एक अव्यय होता है, यानी एक ऐसा जिद्दी शब्द जो किसी भी हालत में नहीं बदलता, जैसे यथा या प्रति। यहाँ देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और प्रतिदिन यानी हर दिन। यहाँ यथा और प्रति ही असली सितारे हैं जो इसे अव्ययी भाव समास बनाते हैं। चलिए, अब हमारे दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। इसे एक फिल्म की तरह सोचिए, जहां दूसरा एक्टर मतलब दूसरा शब्द मेन रोल में है, वही हीरो है। जैसे राजपुत्र में हम असल में पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? उसी तरह ग्रामवासी में पूरा ध्यान वासी यानी रहने वाले पर है। देखा कितना सरल है। हमारा तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। इसे एक आदर्श जोड़ी की तरह समझिए। एक शब्द दूसरे की खूबी बताता है, मतलब एक विशेषण और एक संज्ञा एक साथ काम करते हैं। ये स्लाइड इसे खूबसूरती से दिखाती है। नील कमल में नील शब्द कमल को एक सुंदर नीला रंग दे रहा है, और महापुरुष में महा शब्द पुरुष को महान बना रहा है। एकदम सीधा और सुंदर। अब बारी है द्वंद्व समास की। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी का मुकाबला, और इस समास में दोनों शब्द बराबर के शक्तिशाली होते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है, दोनों बराबर। जैसे राम लक्ष्मण, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना? वे बराबर हैं। माता पिता के साथ भी वही बात है, और अक्सर इनके बीच में ये छोटा सा योजक चिन्ह मिल जाता है, जैसे वे हाथ पकड़े हुए हों। अगला है द्विगु समास, और ये शायद सब में सबसे आसान है। इसका एक ही सुनहरा नियम है, पहला शब्द हमेशा एक संख्या होगी। बस संख्या देखिए, द्विगु समास को पहचानिए, ये इतना ही आसान है सच में। देखिए, त्रिलोक में त्रि का मतलब है 3, पंचवटी में पंच का मतलब है 5। कितना आसान है ना? और आखिर में हमारा छठा और आखिरी प्रकार बहुव्रीहि समास। यह थोड़ा रहस्यमयी है। यहाँ शब्द अपने हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह किसी पूरी तरह से अलग तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है। जैसे चंद्रमुख, हम सिर्फ चांद और मुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका चेहरा चांद जैसा है। और पीतांबर, सिर्फ पीले कपड़े नहीं, बल्कि वो हैं जो पीले कपड़े पहनते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है, तो अब उस चीज पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। एक ऐसी मास्टर की, एक ऐसी चाबी जो परीक्षा में समास के ताले को झट से खोल देगी। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या दोनों शब्द बराबर के साथ ही हैं? तो ये द्वंद्व है। क्या शुरुआत में कोई नंबर है? तो ये द्विगु है। क्या एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है? तो ये कर्मधारय है। बूम, ज्यादातर सवाल यहीं हल हो जाएंगे। तो हमने एक उलझन से शुरुआत की थी, और अब हम यहाँ स्पष्टता तक पहुँच गए हैं। हमने सीखा कि समास सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो हमारी भाषा को और भी खूबसूरत बनाने का एक जरिया है। उम्मीद है कि अब समास को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा होगा। ये वाकई में तार्किक है। एक बार ये दिमाग में बैठ गया
तो बस बैठ ही जाता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, क्या व्याकरण के किसी और नियम के बारे में सोचा जा सकता है जो समास की तरह ही शब्दों को जोड़ता या बदलता है? सोचिएगा इसके बारे में। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए। वाच्य, जी हाँ, जिसे इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है कि वाच्य के जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें समझने में, पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये एक्टिव, पैसिव, इनके बीच का जो फर्क है वो कई बार थोड़ा उलझा देता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे कि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वाच्य भला क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है, वाच्य हमें बस ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस का हीरो कौन है। मतलब क्या सारा ध्यान काम करने वाले पर है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, या फिर उस चीज पर है जिस पर काम हो रहा है, यानी कर्म। बस पूरा का पूरा खेल इसी फोकस का है। और अच्छी बात यह है कि इसको समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। इसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे इसे सीखना एकदम आसान हो जाता है। जी हाँ, याद रखने के लिए सिर्फ 3 ही टाइप हैं, बस 3। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कर्तृवाच्य, यानी अपना एक्टिव वॉइस। इसका रूल एकदम सिंपल है। अगर सेंटेंस का हीरो काम करने वाला यानी कर्ता है तो वो कर्तृवाच्य है। यहां सारा का सारा जोर सब्जेक्ट पर ही होता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है। यहां मेन कौन है? जाहिर है राम, क्योंकि लिखने का काम वही कर रहा है। बस इसीलिए ये कर्तृवाच्य है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर, कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। और ये सेंटेंस का पूरा फोकस ही बदल देता है। यहां पर हीरो बदल जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता नहीं बल्कि कर्म मेन होता है, यानी जिस पर एक्शन का असर हो रहा है वो हीरो बन जाता है। उसी पुराने उदाहरण को अब ऐसे देखते हैं, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। अब बताइए यहां किस चीज की बात हो रही है? पत्र की। देखा, फोकस राम से हटकर पत्र पर आ गया। और पत्र क्या है? कर्म। तो बस ये हो गया कर्मवाच्य। और अब बारी है तीसरे और आखिरी टाइप की, भाववाच्य, या जिसे इम्पर्सनल वॉइस भी कहते हैं। इसका फोकस तो और भी अलग है। इसमें ना तो कर्ता की चलती है ना कर्म की। यहां तो जो क्रिया का भाव है, यानी जो फीलिंग है, वही सबसे जरूरी है। ज्यादातर ये किसी काम को न कर पाने की मजबूरी या असमर्थता दिखाता है। जैसे अगर कोई कहे मुझसे चला नहीं जाता, यहां जोर न मुझ पर है न किसी रास्ते पर। जोर है चल ना पाने की फीलिंग पर, उस भाव पर। क्रिया का भाव ही सब कुछ है। तो अब जब हम तीनों को पहचानना सीख गए हैं तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इन्हें बदलते कैसे हैं, खासकर एक्टिव से पैसिव में। इसके लिए बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, जो कर्म है उसे उठाकर कर्ता की जगह रख दो। दूसरा, जो असली कर्ता था उसके बाद द्वारा लगा दो। और तीसरा, क्रिया को उसके पैसिव रूप में बदल दो। बस हो गया काम। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक्टिव सेंटेंस था राम किताब पढ़ता है। अब स्टेप्स लगाते हैं। किताब आ गया सबसे आगे, राम के बाद लग गया द्वारा और क्रिया बन गई पढ़ी जाती है। तो नया सेंटेंस क्या बना? किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है ना आसान? चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो एग्जाम में वाच्य को देखते ही पहचानने में मदद करेंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये एक तरह का हैक है। अगर सेंटेंस में द्वारा शब्द दिख जाए तो ज्यादातर वो कर्मवाच्य होगा। अगर से दिखे, खासकर नहीं के साथ, जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो समझ जाइए वो भाववाच्य है। और अगर सेंटेंस बिल्कुल सीधा साधा है तो वो है कर्तृवाच्य। ये बहुत काम के क्लूज हैं। तो अब जब हम वाच्य को इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं तो एक सवाल सोचने लायक है कि आखिर लेखक और बोलने वाले अपनी बात पर जोर देने के लिए या कहानी का नजरिया बदलने के लिए इन अलग अलग वाच्य का इस्तेमाल कैसे करते होंगे। इस पर जरा सोचिएगा। उपसर्ग। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरा इस शब्द को देखिए, बेकार। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज जो काम की ना हो। अच्छा, अब इस शब्द के बारे में सोचिए, प्रगति, मतलब डेवलपमेंट या आगे बढ़ना।
अगर इन दोनों में उपसर्ग पहचानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आज के बाद ये सब एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि उपसर्ग आखिर होता क्या है और इसका काम क्या है। तो देखिए, उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, बस एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा है। ये किसी भी शब्द के शुरू में लग जाता है और बूम, उस शब्द का मतलब ही बदल देता है। यहां एक बढ़िया उदाहरण है। देखिए, सत्य के आगे अ लगा तो बन गया असत्य, मतलब पूरी तरह से उल्टा। वैसे ही पुत्र के आगे सु लगने से वो सुपुत्र बन गया। है ना कमाल की चीज? तो जो हमारी शुरू की पहेली थी ना, बेकार और प्रगति वाली, उसे सुलझाने का राज इसी बात में छिपा है कि उपसर्ग असल में 3 अलग-अलग तरह के होते हैं। जी हां, बस 3। इनको याद रख लिया तो उपसर्ग का सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो हमारी पहली कैटेगरी है संस्कृत के उपसर्ग, और हां, एग्जाम्स के लिहाज से ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस स्लाइड में एक दिलचस्प चीज देखिए। ये जो उपसर्ग हैं, जैसे प्र, वे, अनु, ये जब किसी शब्द में लगते हैं तो वो शब्द थोड़ा ज्यादा फॉर्मल या टेक्निकल साउंडिंग बन जाता है, जैसे गति से प्रगति, ज्ञान से विज्ञान। तो इनको पहचानने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर कोई शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम, थोड़ा मुश्किल या एकदम शुद्ध हिंदी वाला लगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें संस्कृत का उपसर्ग ही लगा है। चलिए अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, यानी हिंदी के अपने उपसर्ग। ये हमारी रोज की बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इस टेबल को देखिए, ये उपसर्ग कितने जाने पहचाने लगते हैं, है ना? जैसे अन, सु, धु। इनका मतलब भी एकदम सीधा साधा होता है, अच्छा, बुरा या नहीं। और इनको याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है। बस इतना याद रखना है कि अ या अन का मतलब है नहीं, सु का मतलब अच्छा और दु का मतलब बुरा। बस हो गया काम। और अब हमारी आखिरी और तीसरी कैटेगरी है विदेशी उपसर्गों की। ये वो उपसर्ग हैं जो दूसरी भाषाओं से, खासतौर पर उर्दू और फारसी से हिंदी में आए हैं। ये शब्द देखिए, बेकार, बदनाम, लापरवाह। इनमें जो बे, बद और ला उपसर्ग लगे हैं वो अब हिंदी का ही हिस्सा बन चुके हैं। हम इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं। और फिर से इनको याद रखने की भी एक सीधी सी ट्रिक है। बे और ला का मतलब होता है बिना, बद का मतलब है बुरा और गैर का मतलब होता है नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ मिलाकर एक सुपर क्विक रिवीजन टूल बनाते हैं। बस ये 3 सवाल। ये समझिए कि ये एक फाइनल चेकलिस्ट है। कोई भी शब्द आए, बस इन 3 सवालों से उसे परख लीजिए। पहला सवाल, क्या शब्द सुनने में कठिन है? तो संस्कृत। दूसरा, क्या शब्द एकदम आम बोलचाल का है? तो हिंदी। और तीसरा, क्या वो बे, बद या ला से शुरू हो रहा है? तो वो विदेशी उपसर्ग है। इससे उपसर्ग पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए, अब जब ये ट्रिक पता चल गई है तो इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल पर इसे लगाकर देखते हैं। शब्द है निराशा, मतलब नाउम्मीदी। तो जरा सोचिए, अपनी 3 स्टेप वाली ट्रिक के हिसाब से इसका उपसर्ग संस्कृत, हिंदी या विदेशी, इन तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा? कारक। यकीन मानिए, अगर हिंदी के वाक्यों को ठीक से समझना है ना, तो कारक को जानना एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी के वाक्यों में ये जो ने, को, से आते हैं, इनका असली काम क्या होता है? ये बस छोटे-मोटे शब्द नहीं है, ये पूरे सेंटेंस का मतलब सेट करते हैं। और इसी पहेली का जवाब वो है कारक। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कारक है क्या, फिर इसके 8 टाइप देखेंगे, उनको याद करने की एक मजेदार ट्रिक भी है, एक बहुत जरूरी टिप, और आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये कारक है क्या? अगर ये समझ आ गया तो समझो आधा काम तो यहीं हो गया। तो कारक है क्या? सीधे सीधे बोले तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के वर्ब यानी क्रिया के साथ क्या रिश्ता है वो बताता है। इसको ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा समझ लो। कारक ही हमें बताता है कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है या किस चीज से काम हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब मिलते हैं सेंटेंस बनाने वाली असली टीम से। हिंदी में न टोटल 8 तरह के कारक होते हैं और हर एक का अपने एक स्पेशल रोल है। तो टीम का पहला और सबसे अहम मेंबर कर्ता कारक, ये है हमारा हीरो, मतलब जो काम करता है,
द डूअर। इसकी पहचान है ने से। जैसे राम ने खाना खाया। सिंपल, खाना किसने खाया? राम ने, तो राम हुआ कर्ता कारक। कर्ता के बाद आता है कर्म कारक। ये वो है जिस पर एक्शन का असर होता है, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसका निशान है को। जैसे राम ने सीता को बुलाया। अब यहाँ बुलाने का असर किस पर हुआ? सीता पर। तो सीता हो गई कर्म कारक। नेक्स्ट, करण कारक। ये बताता है कि काम किस चीज से, मतलब किस टूल से किया गया। इसकी पहचान है से या द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है। लिखने का काम किससे हुआ? कलम से। तो कलम से हो गया हमारा करण कारक। अब बारी है संप्रदान कारक की। इसका काम है ये बताना कि एक्शन किसके लिए हुआ है। इसके साइन है के लिए या को। मिसाल के तौर पर, मैं तुम्हारे लिए किताब लाया। किताब किसके लिए आई? तुम्हारे लिए। बस यही है संप्रदान कारक। नंबर 5 पर है अपादान कारक। इसका एक ही स्पेशल काम है, सेपरेशन यानी अलगाव दिखाना। मजे की बात यह है कि इसका निशान भी से है, लेकिन ये करण वाले से अलग है। जैसे वह पेड़ से गिरा, यहाँ वो पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। अगला तो नाम से ही साफ है, संबंध कारक। ये दो शब्दों के बीच का रिलेशन या पोजेशन दिखाता है। इसके निशान तो बहुत कॉमन है, का, के, की। जैसे यह राम का घर है। इसमें का राम और घर का रिश्ता बता रहा है। 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। ये बताता है कि एक्शन कहाँ या कब हुआ, लोकेशन और टाइम। इसके साइन है में और पर। जैसे वह स्कूल में है। कहाँ है? स्कूल में। तो मैंने जगह बता दी। और फाइनली 8वां है संबोधन कारक। ये तो बहुत आसान है। जब किसी को पुकारते हैं या एड्रेस करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हे, अरे। उदाहरण के लिए, हे राम मेरी मदद करो। यहाँ हे राम एक संबोधन है। तो ये थे वो 8 कारक। अब असली सवाल, इनको लाइन से याद कैसे रखें? फिक्र की कोई बात नहीं, इसकी एक मस्त ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है, कर्ता कर्म से काम करे, दूसरे के लिए अलग करे, संबंध और स्थान बताए, अरे उसे बुलाए। देखिए इसमें सब आ गया। कर्ता, कर्म, से यानी करण, के लिए यानी संप्रदान, अलग करे यानी अपादान, फिर संबंध, स्थान यानी अधिकरण, और आखिर में अरे यानी संबोधन। है ना कमाल की ट्रिक? ओके, अब एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये वो टिप है जो कारक को सही से समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए, सिर्फ निशानों को रट लेना काफी नहीं होता। हमने देखा ना कि से 2 जगह आता है, करण में भी और अपादान में भी। तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा? हमें सेंटेंस का मतलब समझना होगा। वह कलम से लिखता है में से का मतलब है विद अ पेन, मतलब एक टूल। और वह पेड़ से गिरा में से का मतलब है फ्रॉम द ट्री, मतलब अलगाव। तो पॉइंट ये है कि निशान से ज्यादा उसके पीछे का काम या मतलब समझना जरूरी है। चलो, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक सेंटेंस पर इस पूरी नॉलेज को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है, राम ने सीता को फल दिया। ध्यान से देखिए इसको। तो सवाल ये है कि इस सेंटेंस में राम, सीता और फल के कारक क्या क्या है? थोड़ा सोचिए इस पर। चाहें तो एक पल के लिए रुककर अपना जवाब सोच सकते हैं। ओके, चलिए जवाब देखते हैं। राम, काम कौन कर रहा है? राम, तो राम हुआ कर्ता। क्या दिया जा रहा है? फल, तो एक्शन का डायरेक्ट असर फल पर है, इसलिए फल हुआ कर्म। अब आता है असली सवाल। सीता, यहाँ को लगा है, तो क्या ये कर्म कारक है? नहीं, यहाँ काम सीता के लिए हो रहा है, वो फल को रिसीव कर रही है, इसलिए सीता यहाँ संप्रदान कारक है। देखा, यही छोटी छोटी बातें कारक को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अब जब कारक की ये समझ आ गई है, तो अब हिंदी के सेंटेंस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना? अब सिर्फ शब्द नहीं दिखेंगे, बल्कि हर शब्द का रोल, उसका काम और दूसरे शब्दों से उसका रिश्ता भी साफ साफ नजर आएगा। अगली बार कुछ भी पढ़ते वक्त इन कारकों को ढूंढने की कोशिश जरूर करें। कभी सोचा है कि किताब स्त्रीलिंग क्यों है पर पन्ना पुल्लिंग? अक्सर यही सवाल हमें फंसा देता है।
है ना, कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझा ही लेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये लिंग है क्या भला, और ये हिंदी व्याकरण के लिए इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो लिंग हमें किसी भी संज्ञा यानी नाम वाले शब्द का जेंडर बताता है। मतलब इसी से पता चलता है कि हम किसी पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्त्री जाति के बारे में। और ये है सबसे क्लासिक उदाहरण। मुझे आज भी याद है, स्कूल में टीचर ने समझाया था कि जब भी कोई संज्ञा सुनो तो मन में उसकी एक तस्वीर बनाओ। लड़का सुनते ही एक लड़के की तस्वीर बनती है और लड़की सुनते ही एक लड़की की। बस लिंग को समझने की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, तो अब जब हम मूल बात समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि हिंदी में लिंग की मुख्य श्रेणियां कितनी हैं। चलिए इन दो महत्वपूर्ण टीमों से मिलते हैं। यहां स्क्रीन पर एक नजर डालिए, कितना साफ साफ अंतर दिख रहा है। पुल्लिंग यानी पुरुष वर्ग, जैसे लड़का, राजा, शेर, और स्त्रीलिंग यानी स्त्री वर्ग, जैसे लड़की, रानी, शेरनी। बताए, ये वर्गीकरण ही हिंदी के वाक्यों को उनका सही रूप देता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। क्या हम एक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं? चलिए कुछ मजेदार नियमों के साथ इसे सीखते हैं। ये है पहला और सबसे आम नियम। ज्यादातर पुल्लिंग शब्द जो आ की मात्रा पर खत्म होते हैं ना, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए बस आखिर में ई की मात्रा लगानी पड़ती है। लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, है ना, बिल्कुल आसान। अब आता है दूसरा नियम। यहां हम शब्द के अंत में कुछ छोटे छोटे सुपर हीरो जोड़ते हैं, नी या इन। ये प्रत्यय जैसे ही जुड़ते हैं पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। और ये स्लाइड इसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। शेर के आगे लगा दिया सुपर हीरो नी और बन गया शेरनी। वैसे ही बाघ के आगे इन जुड़ा और वो बन गया बाघिन। देखा कितना मजेदार है। लेकिन रुकिए, हिंदी हमेशा नियमों पर नहीं चलती। कुछ लिंग के जोड़े ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मजाक में पिता का स्त्रीलिंग पितानी बना दिया था। ये एक आम गलती है, इसलिए याद रखना होगा कि कुछ शब्दों के लिए कोई सीधा नियम काम नहीं करता। जैसे कि ये वाले उदाहरण, पिता और माता या भाई और बहन। इन शब्दों में कोई समानता नहीं है, ये पूरी तरह से अलग हैं। इन्हें तो बस याद ही करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी भी हैं। और अब हम आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर। जब मैंने पहली बार हिंदी सीखना शुरू किया था तो मैं ये जानकर हैरान रह गया था कि भाई बेजान चीजों का भी लिंग होता है। मुझे लगा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर समझ आया कि यही तो इस भाषा की खूबसूरती है। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक सोची जा सकती है। जैसे किताब ज्ञान देती है और नदी जीवन देती है, तो शायद इसलिए ये स्त्रीलिंग है। वहीं पंखा और सूरज शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो शायद इसलिए ये पुल्लिंग है। देखिए, ये कोई पक्का नियम तो नहीं है, पर हाँ, याद रखने में मदद जरूर कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर कभी भी कोई उलझन हो तो इस सबसे बुनियादी नियम पर वापस आ जाना है। ये सरल सी तरकीब लिंग को बेहतर ढंग से समझने में हमेशा मदद करेगी, खासकर जब सजीव चीजों की बात हो। तो चलिए, अब समय आ गया है अपने नए ज्ञान को परखने का। तैयार हैं? देखते हैं कि इन शब्दों के लिंग का सही अनुमान लगा पाते हैं या नहीं। पहला शब्द है सूरज। सोचिए जरा, याद है वो शक्ति और ऊर्जा वाली बात? तो ये हुआ पुल्लिंग, बिल्कुल सही। अगला शब्द है नदी। इसका क्या लिंग होगा? ये जीवन देती है, यानी स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया। और घोड़ा? अरे ये तो अब आसान लगना चाहिए। याद है नियम नंबर 1, आ की मात्रा वाला शब्द? जी हां, ये पुल्लिंग है, जिसका स्त्रीलिंग घोड़ी होता है। और आखिरी शब्द गाय। सोचिए, गाय पोषण देती है ना? तो ये है स्त्रीलिंग और इसका पुल्लिंग होता है बैल। तो ये थी लिंग की हमारी छोटी सी दुनिया। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। लेकिन असली जादू तो प्रैक्टिस से ही होगा। अब ये सोचने की बारी है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो अभी भी कंफ्यूज करते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, लिंग को समझना उतना ही आसान होता जाएगा। हिंदी में टेंसेस यानी काल अक्सर मुश्किल लगते हैं ना, पर यकीन मानिए ये उतने भी मुश्किल है नहीं। चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो असली सवाल ये है कि किसी वाक्य को देखकर ये कैसे पता चले कि काम कब हुआ, अभी हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है।
बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये काल है क्या चीज आखिर? देखिए, इसका मतलब बहुत ही सीधा है। समय, टाइम। जब भी हम किसी काम के होने के समय की बात करते हैं ना, तो असल में हम काल की ही बात कर रहे होते हैं। तो काल यानी समय, बस इतनी सी बात है। अब किसी भी काम को सोचने के बस 3 ही तरीके हो सकते हैं, है ना? या तो काम हो चुका है, या काम अभी चल रहा है, या फिर काम आगे होगा। पूरा का पूरा हिंदी का काल समझिए इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। और बस इसी वजह से काल के 3 मेन टाइप होते हैं। चलिए फटाफट से एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। मतलब वो काम जो या तो अभी इसी वक्त हो रहे हैं, या फिर जो रोजमर्रा की आदतें हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या वह खेल रहा है। गौर कीजिए, वाक्य के आखिर में ता है या रहा है, आ रहा है। बस यही है इसकी पहचान। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, भूतकाल, पास्ट टेंस। नाम से ही साफ है ना? वो काम जो हो चुके हैं, खत्म हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया या वो स्कूल गया। दोनों में देखिए आखिर में या की आवाज आ रही है। ये भूतकाल का एक बहुत बड़ा इशारा है। और तीसरा और आखिरी है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। यानी वो सब काम जो अभी हुए नहीं हैं, जो आने वाले कल में होंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा या वो खेलेंगे। इन वाक्यों के आखिर में गा या गे आता है, और ये शब्द सीधे सीधे बताते हैं कि बात भविष्य की हो रही है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पे, वो ट्रिक जो ये सब कुछ एकदम आसान बना देगी। अगर अब तक थोड़ा भी कंफ्यूजन था ना, तो बस अब वो दूर होने वाला है। तो 1 मिनट के लिए सारे नियम, सारी परिभाषाएं सब भूल जाइए। बस अब जो आने वाला है उस पर ध्यान देना है। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो ये रही वो जादुई चाबी, बस 3 अक्षर, ता, या और गा। ता सुनाई दे तो समझो वर्तमान, या सुनाई दे तो मतलब भूतकाल, और गा सुनाई दे तो मतलब भविष्य। ता या गा, बस काल का पूरा खेल इन्हीं 3 अक्षरों में है। तो अब जब हमारे पास ये सुपर ट्रिक है, तो इसको टेस्ट तो करना बनता है ना? चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ। सोचिए इसके आखिर में कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? अपनी ट्रिक याद कीजिए। सही पकड़ा, इसके आखिर में है जाता हूँ। तो ता का मतलब क्या था? वर्तमान काल। देखा है ना, एकदम सिंपल। चलो अगला वाला देखते हैं। उसने खाना खाया। इसमें क्या इशारा मिल रहा है? हाँ, आखिर में या है, और या का मतलब था भूतकाल। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी सवाल, हम खेलेंगे। कोशिश कीजिए इसको पहचानने की। बिल्कुल सही, आखिर में गे है, जो गा वाले ग्रुप का ही है। तो ये हो गया भविष्यकाल। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मतलब अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो एक कौन सी बात है जो याद रखनी है? वो एक बात है, ता, या, गा। ये 3 अक्षर ही हिंदी के टेंसेस का ताला खोलने वाली असली चाबी हैं। बस इन्हें याद रखिए, और काल पहचानने में गलती होने का चांस ही खत्म। और जाते जाते एक सवाल, कभी सोचा है कि किसी भाषा में टेंसेस का जो तरीका होता है, क्या वो उस भाषा को बोलने वालों के समय को देखने के नजरिए पर भी असर डालता है? एक दिलचस्प सवाल है, सोचिएगा जरूर। हिंदी सीखते वक्त अक्सर एक सवाल मन में आता है ना? कि ये शब्दों के आखिर में आ, ए, ई, इयां, ये सब क्यों बदलते रहते हैं? अगर ऐसा कभी सोचा है तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लड़का और लड़के सिर्फ एक मात्रा का ही तो फर्क है ना? लेकिन इसी छोटे से बदलाव में हिंदी ग्रामर का एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा है। ये एक मात्रा पूरी कहानी बदल सकती है, और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले वचन होता क्या है, फिर देखेंगे इसके 2 प्रकार, उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, एक से अनेक बनाने के नियम, फिर कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी है ही क्यों।
तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये वचन होता क्या है। देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। वचन शब्द का वो रूप है जो हमें उसकी गिनती बताता है। मतलब कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, बस ये ग्रामर में काउंटिंग का एक तरीका है और कुछ नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम कहते हैं लड़का तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, और जैसे ही हम कहते हैं लड़के तो मतलब एक से ज्यादा। देखा, यही तो है वचन का कमाल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वचन का मतलब है नंबर यानी संख्या। अब सवाल यह है कि हिंदी में इसके कितने टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही वचन हैं हिंदी में। पहला एक वचन, जैसा नाम से ही साफ है, किसी एक चीज या इंसान के लिए, जैसे लड़की, बच्चा या पुस्तक। और दूसरा है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा के लिए, जैसे लड़कियां, बच्चे, पुस्तकें। सिंपल है ना? चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे काम के हिस्से पर, वो नियम जिनसे हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। इसे एक तरह का सीक्रेट कोड समझिए, जिसे हम आज डीकोड करने वाले हैं। वैसे तो कई नियम हैं, लेकिन 2 नियम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1, अगर कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म हो तो वो ए बन जाता है। और नियम नंबर 2, अगर शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म हो तो वो इया में बदल जाता है। चलिए अब इन्हें एक्शन में देखते हैं, उदाहरणों के साथ। तो पहला नियम क्या था? आ का ए बनाना। यहां देखिए, लड़का, आखिर में आ है ना, ये बन गया लड़के। आ की जगह ए लग गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बच्चा, ये भी आ पर खत्म हो रहा है। बहुवचन में क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बच्चे। अब ये पैटर्न पकड़ में आ रहा होगा। ओके, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। शब्द है लड़की, आखिरी में बड़ी ई की मात्रा है, तो बहुवचन बनाने के लिए ये बन जाएगा लड़कियां। ई की जगह इयां आ गया। बिल्कुल इसी तरह चाबी बन जाता है चाबियां। ये वाला नियम बहुत काम का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसी नियम से बदलते हैं। ठीक है, तो मेन नियम तो हमने सीख लिए, लेकिन जैसा हर भाषा में होता है, हिंदी में भी कुछ कह सकते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। मतलब कुछ स्पेशल रूल्स और एक्सेप्शंस जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां कुछ मजेदार बातें हैं। पहली, कुछ शब्द कभी नहीं बदलते, जैसे आदमी या पानी। एक हों या अनेक, ये ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी खास बात है आदर, यानी कि रिस्पेक्ट। जब हम किसी बड़े को इज्जत देते हैं, जैसे गुरुजी आ रहे हैं या पिताजी बैठे हैं, तो हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो एक ही इंसान क्यों ना हो। तो हमने नियम देख लिए, एक्सेप्शंस भी समझ लिए, पर सवाल ये है कि इन सब का फायदा क्या है? वचन को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे वाक्य के मतलब में छुपा है। जरा इन 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चे खेल रहे हैं। फर्क देखा? पहले में बच्चा के साथ रहा है लगा, और दूसरे में जैसे ही बच्चे हुआ, क्रिया भी बदलकर रहे हैं हो गई। मतलब एक शब्द ने पूरे वाक्य को बदल। और यही सबसे जरूरी बात है, वचन सिर्फ एक शब्द यानी संज्ञा को नहीं बदलता, वो अपने साथ साथ क्रिया यानी वर्ब को भी बदल देता है। असल में ये पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग को कंट्रोल करता है। सही वचन का इस्तेमाल ही सही मतलब तक पहुंचाता है। तो अब अगली बार जब भी कोई हिंदी का शब्द सुने या पढ़ें, तो उसके आखिरी अक्षर या मात्रा पर जरूर गौर कीजिएगा। वो छोटा सा बदलाव सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी कहानी में कितने लोग हैं, ये बता रहा होगा। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम शब्द विचार की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और ये सीखेंगे कि हर शब्द के पीछे जो राज छिपे हैं ना, उन्हें खोला कैसे जाए। हम दिन भर में पता नहीं हजारों शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, पर क्या कभी हम रुककर ये सोचते हैं कि एक शब्द असल में है क्या चीज? ये सिर्फ कोई आवाज या लिखे हुए कुछ अक्षर तो है नहीं। असल में हर शब्द की अपनी एक पहचान होती है, कह सकते हैं एक सीक्रेट आइडेंटिटी। तो चलिए आज इसी पहचान से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी शब्द की तह तक जाने के लिए ना, हमारे पास एक कह लीजिए 4 स्टेप्स वाली एक जासूसी किट है। हम बस 4 सीधे साधे लेकिन बहुत ही दमदार सवाल पूछेंगे, और ये सवाल हमें किसी भी शब्द का पूरा डीएनए समझने में मदद करेंगे। तो फिर शुरू करें? चलिए पहले सुराग से शुरुआत करते हैं।
तो हमारा पहला सवाल है मतलब के बारे में, कि भाई क्या किसी शब्द का अपने आप में कोई मतलब है, या उसे अपना मतलब बताने के लिए किसी दूसरे साथी की जरूरत पड़ती है। बस इसी आधार पर हम शब्दों को दो टीमों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तरफ है सार्थक शब्द जैसे पानी, रोटी, घर, इनका अपना एक साफ साफ मतलब है, ये टीम के हीरो हैं। और दूसरी तरफ है निरर्थक शब्द, जैसे जब हम कहते हैं पानी वानी, तो उसमें जो वानी है या रोटी वोटी में वोटी, अकेले में तो इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेन शब्द के साथ जुड़कर एक मजेदार सी धुन जरूर बना देते हैं। तो मतलब तो समझ आ गया। अब जरा शब्द की बनावट पर नजर डालते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, ये शब्द आखिर बना कैसे है? क्या ये उन छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह है जिन्हें जोड़ा और तोड़ा जा सकता है, या फिर ये एक ही ठोस पत्थर की तरह है जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं? तो सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। ये वही ठोस पत्थर हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब तभी है जब वो पूरे हों। अगर आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए कल शब्द को क और ल में तोड़ दिया, तो इन अलग अलग टुकड़ों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये समझ लीजिए कि भाषा की नींव के पत्थर हैं। फिर आते हैं यौगिक शब्द। ये बिल्कुल उन ब्लॉक्स की तरह हैं जिन्हें हम जोड़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो या ज्यादा मतलब वाले शब्दों के योग से, मतलब जुड़ने से बनते हैं। जैसे पाठशाला, जो बना है पाठ और शाला से, या फिर राजकुमार, जो बना है राजा और कुमार से। इनका मतलब इनके टुकड़ों को जोड़ने से एकदम साफ हो जाता है। और अब तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही दिलचस्प, कुछ जादुई शब्दों के लिए। ये हैं योगरूढ़ शब्द। देखिए, ये बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही है, पर इनका मतलब कुछ और ही, एक खास मतलब निकल कर आता है। जैसे पंकज शब्द को ही लेते हैं। ये बना है पंक यानी कीचड़ और ज यानी जन्मा, तो शाब्दिक अर्थ तो हुआ कीचड़ में जन्मा। पर क्या हम कीचड़ में उगने वाली हर चीज को पंकज कहते हैं? नहीं ना। ये नाम सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए पक्का हो गया है। तो हमने शब्द का मतलब समझ लिया, उसकी बनावट को भी डिकोड कर लिया। अब आता है हमारा तीसरा सवाल कि ये शब्द बर्ताव कैसे करता है। मतलब जब कोई शब्द एक वाक्य में आता है, तो क्या वो एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड़ा रहता है, या फिर एक गिरगिट की तरह माहौल देखकर अपना रूप बदल लेता है? तो यहाँ हमारे पास है वो गिरगिट वाले शब्द जिन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। विकार यानी बदलाव। जैसे लड़का शब्द को ही लीजिए, वो जरूरत के हिसाब से लड़के या लड़कों बन जाता है। और दूसरी तरफ है वो चट्टान जैसे मजबूत अविकारी शब्द, जो हमेशा हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे और, धीरे, आज, इन पर लिंग वचन किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और चौथे सवाल पर। ये सवाल है शब्द की जड़ों के बारे में, कि वो आया कहाँ से, उसका जन्म कहाँ हुआ। सोचिए, हर शब्द की अपनी एक कहानी होती है, एक सफर होता है, और ये सवाल हमें उसी सफर पर ले जाता है। हमारी हिंदी भाषा एक बहुत बड़े, कह लीजिए, मेल्टिंग पॉट की तरह है, और इसके शब्द 4 खास जगहों से आते हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे टाइम ट्रैवल करके बिना बदले हमारे पास आ गए हैं, जैसे अग्नि। फिर हैं तद्भव शब्द। ये भी आए संस्कृत से ही हैं, पर रास्ते में समय के साथ इनका रूप थोड़ा सा बदल गया, जैसे अग्नि बन गया आग। इसके बाद आते हैं देशज शब्द। ये हमारे अपने लोकल हीरोज हैं जो यहीं की अलग अलग बोलियों से निकले हैं, जैसे लोटा या पगड़ी। और आखिर में है विदेशी शब्द। ये वो मेहमान हैं जो दुनिया भर से हमारी भाषा में आकर बस गए हैं, जैसे अंग्रेजी से डॉक्टर या फारसी से बाजार। और असली मजा तो यही है। ये जो 4 तरीके हमने देखे, ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही शब्द को देखने के 4 अलग अलग चश्मे हैं, 4 अलग अलग नजरिए हैं। सोचिए, एक ही शब्द एक ही वक्त पर सार्थक भी हो सकता है, यौगिक भी, विकारी भी और तद्भव भी। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी गहरी और कितनी खूबसूरत है। तो अगली बार जब भी कोई शब्द सामने आए, तो उससे सिर्फ एक शब्द की तरह मत देखिएगा, एक जासूस की तरह सोचिए। खुद से ये 4 सवाल पूछिए, और फिर देखिए कैसे हर शब्द के अंदर एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई मिलती है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। भाषा एक खजाना है, और अब उसका नक्शा आपके पास है।